Welcome to Between Lines and Lives. आज के इस बेहद खास और रहस्यमयी विश्लेषण में हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं ना, वो समय, खौफ और एक अजीब से सन्नाटे के इर्द गिर्द घूमती है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, हिमाचल के बर्फीले तूफानों के बीच बसा एक अकेला, पुराना और जंग खाया हुआ घर। लकड़ी की वो प्राचीन दीवारें, लंबे गलियारे जो बिना किसी के चले भी चरमराते हैं। आसपास के गांव वाले इस जगह से कोसों दूर रहते हैं और इसे द वेटिंग हाउस कहते हैं। सच कहूं तो सिर्फ इस जगह का ख्याल ही हड्डियों में कंपकपी पैदा कर देने के लिए काफी है। अब पुरानी तस्वीरों के बारे में एक बात तो है, उनमें सच में कुछ बहुत ही अजीब और खौफनाक होता है। इसलिए नहीं कि वो बस बीते हुए कल की यादों को कैद करती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कभी कभी वो कुछ ऐसा कैद कर लेती हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। ये ख्याल ही आपको विचलित कर सकता है कि क्या हो अगर कैमरे के लेंस ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो समय के नियमों को ही तोड़ता हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 2019 की सर्दियां। 26 साल का एक आर्काइविस्ट है कबीर। वो अपने दादा के इसी वीरान घर में रहने आता है। अब कबीर ठहरा विज्ञान को मानने वाला इंसान। उसे इन भूतों या श्राप जैसी बातों पर सिर्फ हंसी आती थी। लेकिन फिर एक पुराने संदूक में उसे 1973 की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर मिलती है। तस्वीर में एक जमी हुई झील के पास 4 लड़के खड़े थे। 3 हंस रहे थे, लेकिन एक कैमरे की तरफ घूर रहा था। और सबसे भयानक बात बताऊं, उस लड़के का चेहरा हूबहू कबीर जैसा था। वही आंखें, ठुड्डी पर वही चोट का निशान और कलाई पर बिल्कुल वही घड़ी जो कबीर पहने हुए था। जब कबीर ने कांपते हाथों से तस्वीर पलटी तो फीकी स्याही से पीछे लिखा था, हादसे के 3 दिन पहले कबीर वापस आ गया था। भाग 1, द वेटिंग हाउस। रात 2:17। बाहर बर्फीला तूफान कहर ढा रहा था और कबीर उस तस्वीर को देखकर सो नहीं पा रहा था। ठीक रात 2:17 पर पूरे घर की बिजली अचानक से कट गई। एकदम घना अंधेरा। और तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आने लगी, धीमी, भारी। लकड़ी के फर्श पर पड़ने वाला एक एक कदम घर के सन्नाटे को चीर रहा था, जबकि कबीर घर में बिल्कुल अकेला था। कदमों की आवाज ठीक कबीर के कमरे के ऊपर आकर रुक गई और फिर एक जोरदार धम्म की आवाज हुई, जिससे छत से धूल नीचे गिरने लगी। कबीर ने लालटेन उठाई और कांपते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर का गलियारा जमा देने वाला था, इतना ठंडा कि उसकी सांसें सफेद धुएं की तरह उड़ रही थीं। गलियारे के आखिर में एक आधा खुला हुआ दरवाजा था, एक ऐसे स्टडी रूम का जिसे कबीर ने पहले कभी नहीं देखा था। उस कमरे के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा आईना रखा था, जो एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। उस कमरे में जाते ही हवा बहुत भारी लगने लगी थी। तभी कबीर की नजर आईने के नीचे लकड़ी के फर्श पर पड़ी। वहां कुछ खरोच कर लिखा गया था। वो तारीखें थीं, सैकड़ों साल पुरानी तारीखें। 1931, फिर 1973 और ऐसे ही दशकों के निशान, जो अंत में आकर सीधे कबीर के वर्तमान साल यानी 2029 पर रुकते थे। ये समझना अपने आप में खौफनाक था कि ये आईना न जाने कितने दशकों से इस घर में बस एक मूक दर्शक बनकर बैठा था। और इससे पहले कि कबीर कुछ भी समझ पाता, उस कपड़े के नीचे से आईने के चटकने की जोरदार आवाज आई, जैसे अंदर से कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। कबीर के हाथ की लालटेन बुरी तरह फड़फड़ाने लगी और अचानक कमरे की सभी बंद घड़ियां एक साथ टिक टिक करने लगीं। टिक टिक टिक। आवाज तेज होती गई और तेज और तेज। आवाज एकदम बर्दाश्त के बाहर हो गई और तभी वो सफेद कपड़ा अपने आप आईने से सरककर नीचे गिर गया। आईने में शुरुआत में कबीर को बस अपना ही डरा हुआ अक्स दिखाई दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कबीर का खून जमा दिया। वो अक्स मुस्कुराने लगा, जबकि असल में कबीर के चेहरे पर डर के मारे कोई मुस्कान नहीं थी। आईने के अंदर वाली उस परछाई ने अपना हाथ शीशे की तरफ बढ़ाया और एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, तुमने देर कर दी। और इसके साथ ही वो आईना एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। धमाके के ठीक बाद वहां सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था और कबीर नीचे गिरने लगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो किसी भौतिक जगह पर नहीं गिर रहा था, वो यादों और समय के पन्नों के बीच से गिर रहा था। अजनबी आवाजें, बारिश का शोर, किसी पुरानी ट्रेन की सीटी, बच्चों की हंसी और युद्ध के सायरन। कई दशकों का शोर किसी हिंसक लहर की तरह कबीर के जहन से टकरा रहा था। ये एक ऐसा संवेदी विस्फोट था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। भाग 2, 1973 की सर्दियां। जमी हुई झील। और फिर अचानक एकदम सन्नाटा छा गया।
जब कबीर को होश आया तो वो किसी घर में नहीं बल्कि बाहर असली बर्फ पर पड़ा था। उसने संभलते हुए अपना सिर उठाया तो सामने 4 लड़के खड़े हैरानी से उसे घूर रहे थे। कबीर के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। ये बिल्कुल वही 4 लड़के थे जो उस पुरानी तस्वीर में थे, और उनमें से एक कोई और नहीं बल्कि कबीर के दादा युवा अरमान थे। कबीर बिल्कुल सुन्न रह गया। पास ही बर्फ में एक अखबार पड़ा था जिस पर जो तारीख छपी थी उसने सब कुछ साफ कर दिया। 14 जनवरी 1973। वो असल में समय में पीछे जा चुका था, बिना किसी मशीन के, सिर्फ उस रहस्यमयी आईने के जरिए। शुरू में तो कबीर ने खुद को बस एक भटका हुआ मुसाफिर बताया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई का एहसास हुआ। गांव वाले अक्सर एक स्कूल ट्रिप की बात करते थे जो जमी हुई झील के पास होने वाली थी। मतलब तस्वीर के पीछे जिस हादसे का जिक्र था ना, वो तो अभी तक हुआ ही नहीं था। पतली बर्फ, 4 लड़के और सिर्फ 3 जिंदा बचे। कबीर समझ गया कि जल्द ही इनमें से एक लड़का मरने वाला है, और समय ने किसी तरह उसे उस मौत को रोकने के लिए ही वहां भेजा था। भाग 3। कीपर का संतुलन और समय में एक दरार। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कबीर की उन लड़कों से बहुत गहरी दोस्ती हो गई, खासकर अपने दादा अरमान के साथ। युवा अरमान बहुत खुश मिजाज था, हमेशा भविष्य के बारे में पूछता रहता। क्या आगे चलकर लोग उड़ते हैं? क्या इंसान ज्यादा खुश है? कबीर के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल होता था। उसे पता था कि ये भविष्य एक कांच के टुकड़े जितना नाजुक है। फिर एक शाम गांव के चर्च में पुराने रिकॉर्ड्स देखते हुए कबीर को कुछ ऐसा मिला जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। 1931 की एक पुरानी तस्वीर, और उस तस्वीर के बैकग्राउंड में वही आदमी खड़ा था, आईने वाला वही मुस्कुराता हुआ आदमी। उसकी उम्र एक दिन भी नहीं ढली थी। वो बस चुपचाप खड़ा था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। जब कबीर ने चर्च के पादरी से पूछा तो उसने डरते हुए बताया कि गांव की पुरानी कहानियों के मुताबिक वो आईना कोई मामूली शीशा नहीं है, वो समय की एक दरार है, एक दरवाज़ा। और तस्वीर में जो आदमी है उसे द कीपर कहा जाता है। ये एक ऐसी प्राचीन शक्ति है जो समय का संतुलन बनाए रखती है। वो हर टाइमलाइन पर नजर रखता है। ये एहसास सच में डरा देने वाला था कि कबीर वहां किसी गलती से नहीं आया था, बल्कि उसे एक मकसद से लाया गया था। और फिर आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया। आसमान एकदम भूरा और डरावना लग रहा था। लड़के हंसते खेलते उस जमी हुई झील की तरफ जा रहे थे। कबीर दूर से चिल्लाता रहा कि बीच में मत जाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और अचानक बर्फ एक भयानक आवाज के साथ टूट गई। एक लड़का सीधे उस जमा देने वाले काले पानी के अंदर जा गिरा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कबीर ने बिना एक सेकंड भी सोचे पास पड़ी मछली पकड़ने वाली रस्सी उठाई और उस बर्फीली झील में छलांग लगा दी। पानी के अंदर का अंधेरा और ठंड सच में जानलेवा थी। कबीर ने तैरते हुए उस डूबते हुए लड़के को ढूंढा, लेकिन जब उसने उस बच्चे को अपने करीब खींचा ना, तो कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई अनजान लड़का नहीं था, वो छोटा अरमान था, कबीर के खुद के दादा। कबीर अपनी पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। उसके फेफड़े जवाब दे रहे थे, लेकिन तभी पानी के अंदर एक और साया दिखाई दिया, द कीपर। वो पानी के अंदर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी सदियों पुरानी आंखें सीधे कबीर को घूर रही थी। और तभी कबीर के दिमाग के अंदर एक बहुत ही सर्द आवाज गूंजी, एक जान के बदले दूसरी जान। समय को अपना संतुलन चाहिए था। मतलब साफ था, अगर कबीर को अरमान को बचाना था तो किसी और को वहीं पीछे उस अंधेरे में छूटना था। कबीर ने उस डरे हुए बच्चे की आंखों में देखा, वो बच्चा जो आगे चलकर खुद कबीर के अस्तित्व का कारण बनने वाला था। कबीर ने एक फैसला लिया। उसने अपने हाथ से रस्सी की पकड़ ढीली की और उसे अरमान के शरीर से कसकर बांध दिया। फिर उसने पूरी ताकत से अरमान को ऊपर की तरफ धकेल दिया। बेहोश होने से पहले अरमान ने जो आखिरी चीज देखी ना, वो था कबीर, जो एक हल्की सी सुकून भरी मुस्कान के साथ उस बर्फीले अंधेरे में नीचे गहराई की तरफ डूबता जा रहा था। भाग 4, समय की गूंज। 2029 का वसंत। एक बहुत लंबी और गहरी सांस के साथ अचानक कबीर की आंखें खुली। वो उसी पुराने घर में था, और सबसे बड़ी बात, वो जिंदा था। साल 2029 का वसंत आ चुका था और सुबह की गुनगुनी धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। वो भागकर ऊपर वाले कमरे में गया तो वहां कोई आईना नहीं था। सच कहूं तो वो कमरा ही वहां से गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। फिर कबीर की नजर मेज पर रखी उस पुरानी तस्वीर पर पड़ी। अब उस तस्वीर में वो रहस्यमयी अजनबी यानी कीपर नहीं था।
सिर्फ वो 4 लड़के मुस्कुरा रहे थे। और तस्वीर के पीछे जो चेतावनी लिखी थी ना, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वहां सिर्फ इतना लिखा था, 1973 की सर्दियां, कबीर का कोई जिक्र नहीं, किसी हादसे का कोई नामो निशान नहीं। कुछ हफ्तों बाद जब कबीर अपने दादा से मिलने अस्पताल गया तो एक बेहद ही भावुक पल आया। बूढ़े अरमान ने बिस्तर से कबीर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पता है, जब मैं छोटा था तो किसी ने मुझे एक जमी हुई झील में डूबने से बचाया था। मैंने कभी उसका चेहरा साफ नहीं देखा। अरमान की आंखें कुछ याद करते हुए दूर देखने लगी और फिर उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता है वो तुम थे। क्या कमाल की कथा है ना। ये पूरी कहानी हमें समय की ताकत और इंसानी जज्बातों की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, अगर समय के उस रहस्यमयी पहरेदार द कीपर को एक सटीक संतुलन चाहिए ही, तो आखिर ऐसा क्या है जो एक इंसान को महज प्यार के लिए अपनी ही टाइमलाइन, अपना ही वजूद कुर्बान करने का हौसला देता है। समय भले ही कितनी भी कठोरता से अपने नियम लागू करे, लेकिन इंसान की भावनाएं उन नियमों से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। शायद इसी वजह से, क्या पता, वो कीपर आज भी किसी आईने या जमी हुई झील के पीछे खड़ा इंतजार कर रहा हो, बस ये देखने के लिए कि कब कोई इंसान तर्क से ऊपर उठकर फिर से प्यार को चुनता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सोचने वाली बात है ना?